नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और दर्शकों, एक बार फिर से आपके लिए हम बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर चर्चा के लिए आपके सामने फिर से समक्ष हाजिर हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है। जी हाँ, यानी कि बीमा जागरूकता दिवस। सबसे पहले आपको बीमा जागरूकता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, इस दिवस का जो उद्देश्य है वो यह होता है कि आप सभी में बीमा यानी कि इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। आज के दिन का उद्देश्य ये है कि इससे संबंधित सारी जानकारियां आप तक पहुंचे और सही पहुंचे और आप खुद में सबसे ज़्यादा अवेयर रहें। दर्शकों, देखिए, इंश्योरेंस यानी कि बीमा हम सभी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें इसके महत्व को समझना होगा, क्योंकि देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा और भविष्य में आने वाली परेशानियों का अंदाज़ा भी हमें नहीं होता है। कभी भी कोई भी परेशानी, चाहे आप आर्थिक कहिए, कभी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपके सामने आ सकती है, कभी घर से संबंधित किसी भी तरह की। और जब भी हमारे सामने आर्थिक समस्या आती है तो हम मानसिक रूप से भी टूट जाते हैं। और ऐसे समय पर अगर हमें वित्तीय मदद यानी कि आर्थिक मदद मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होती है दर्शकों, और कहीं ना कहीं ये मदद हमें संभाल भी लेती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि बीमा से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित सारी जानकारियों से आप अवगत हैं। आपको सही जानकारियों को लेकर आपको सही नॉलेज रहे। इसलिए समय समय पर जो भी नई चीज़ें अपडेट होती हैं उन सभी के बारे में आप अपडेटेड रहिए। जो भी बीमा एजेंट्स होते हैं उनसे संपर्क में रहिए कि किस तरीके के नए बीमा आ रहे हैं मार्केट में, तो सो डैट आप उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। तो दर्शकों, बीमा के महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है और उम्मीद करूंगी कि आज के दिन के महत्व को भी आप समझें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम शिक्षा पर बात करने जाने वाले हैं, लेकिन विषय पर आने के पहले आप सभी को दर्शकों तिथि बता देते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा तिथि के साथ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है आषाढ़ और आज है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी। तारीख है 28 जून और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे कि आज के दिन यानी कि 28 जून के दिन इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज का इतिहास। 1820 में टमाटर को बिना जहर वाली सब्जी साबित किया गया था। जी हाँ दर्शकों, टमाटर पे काफ़ी लंबा मुकदमा चला था कोर्ट में। इसको कहा गया था कि जो टमाटर है वो जहर वाली सब्जी है। जी हाँ, इसमें क्योंकि लेड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और टोमेटिन पदार्थ भी काफ़ी ज़्यादा कहा जाता था कि टोमेटिन पदार्थ होने के कारण ये जहरीला है। लेकिन बाद में शोधों से पता चला कि वो जो टोमेटिन पदार्थ है वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही मामूली सी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये जहरीली नहीं है। और काफ़ी लंबा ये आरोप टमाटर पर लगा था, जो कि सन 1820 28 जून को ये उस पर से आरोप टमाटर पर से हट गया था। और सन 1838 में यूनाइटेड किंगडम की रानी विक्टोरिया का राज्य अभिषेक हुआ था। जी हाँ, विक्टोरिया अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी भी रही थी। सन 1883 में इटली के मिलान में पहला यूरोपियन केंद्र बिजली पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। सन 1884 में महिलाओं के अधिकार के लिए नॉर्वे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सन 1926 में गॉटलिब डैमलर और क्लार बेंच ने कंपनी को मिलाकर मर्सिडीज बेंज की स्थापना की थी। सन 1965 में पहली कमर्शियल सैटेलाइट अर्ली बर्ड ने कम्युनिकेशन सर्विस शुरू की थी। इसे इंटेलसेट फर्स्ट भी कहा गया था। सन 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की थी कि वियतनाम को कोई नया प्रारूप नहीं भेजा जाएगा। 1976 में अमेरिका के एयरफोर्स एकेडमी में पहली महिला को प्रवेश मिला था। सन 2004 में इराकी अंतरिम सरकार को इराक का शासन सौंपने के बाद गठबंधन अंतिम प्राधिकरण भंग हो गया था।
सन 2005 में अफगानिस्तान में युद्ध 3 अमेरिकी नौसेना सील और 16 अमेरिकी विशेष अभियान बलों के सैनिकों को अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक विफल जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया था। सन 2007 में आईफोन के नाम से जाना जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन बाजार में आया था। सन 2012 में इराक में सिलसिलेवार बम धमाके में 14 लोग मारे गए थे और 50 घायल हुए थे। तो ये था इतिहास जो आज के दिन घटा था बीते हुए कल में। चलिए अभी वक्त हो गया है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो चलिए देखते हैं क्या है आज का विचार। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जी हाँ दर्शकों, बहुत अच्छी बात कही गई है। देखिए जब भी विफलताएं या समस्याएं हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कितना बुरा है, कितना गलत हो रहा है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये सफलताओं का संकेत ही होता है। परेशानियों से इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, डट के उनका सामना करना चाहिए। और देखिए धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी चीज़ को हरा देती है, इसलिए धैर्य रखिए और कड़ी मेहनत करिए, सफलता अपने आप आपके पास चल कर आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपको बताएंगे कि आज हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों आज हम आप से चर्चा करेंगे डिस्टेंस लर्निंग पे। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम पर। दर्शकों बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें किसी परेशानियों के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना होता है, या फिर कई बार हम पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं वो कहीं हमें दूर जाने के फेवर में नहीं होती हैं और पढ़ने का मन है। तो ये एक ऐसा पिछले बीते कुछ समय में ये बड़ा ही लोकप्रिय पाठ्यक्रम या फिर आप कहें प्रणाली इंट्रोड्यूस हुई है, और इसी को लेकर आज हम आपको सारी जानकारियां देंगे। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। अनिल शर्मा जी, सर आप एमपी भोज यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पे पदस्थ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके साथ स्टूडियो में हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप फाइनेंस कंट्रोलर हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और ओपन भोज यूनिवर्सिटी में। सर आप दोनों का पुनः स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं अनिल सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, सर से हम सवाल लेंगे लेकिन दर्शकों यहाँ सबसे पहले आपको याद दिलवा दूं कि जो हमारा कार्यक्रम है नमस्कार एमपी, ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज का विषय भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबके घर में बच्चे होते हैं, अगर बच्चे नहीं तो आप खुद के लिए भी, अगर आपने कहीं पढ़ाई छोड़कर आप बैठे हैं, फिर कोई कोर्स करने का आपका मन है तो ये आपके लिए भी बहुत लाभदायक होने वाला है आज का हमारा कार्यक्रम। इसलिए फ़ोन नंबर्स हमारे आप ज़रूर नोट कर लें। आपको मैं बता भी देती हूँ 0755 2660049। एक हमारा टोल फ्री नंबर भी आपके लिए है 1800233040। जी हाँ, ये दोनों नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। चलते हैं अनिल सर के पास और सर से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि सर जो दूरस्थ शिक्षा है इसका ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? मैम देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार कह रहा हूँ। और जो मेन थीम है हमारी दूरस्थ शिक्षा की, दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए है जो रेगुलर मोड पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, चाहे वो किसी जॉब में हो या कोई अन्य ऐसा कारण हो गया हो, या पढ़ाई करते करते जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो। तो इसमें जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम लोग शिक्षा देते हैं। और भोज ओपन यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है वो दूरस्थ शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसी तर्ज पर स्टेट गवर्नमेंट ने एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया। उद्देश्य हमारा वही है कि ऐसे लोग जो शिक्षा लेना चाहते हैं और रेगुलर मोड पर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कारण है, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या और भी अन्य कोई ऐसे रीजन्स हो, तो दूरस्थ शिक्षा का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है तो उनको स्टडी मटेरियल हम लोग सेंड करते हैं। स्टडी मटेरियल भी जो हम लोग देते हैं वो हमारी साइट पर भी डालते हैं जी। और भी अन्य माध्यम हैं उसके। और हम लोगों ने पूरा सेटअप जो मैं बताना चाहूँगा आपको, भोज ओपन यूनिवर्सिटी का हमने अपने रीजनल सेंटर्स बना कर रखे हैं। हमारे ये रीजनल सेंटर्स 11 हैं, 11 रीजनल सेंटर हैं जो संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित है। और इन रीजनल सेंटर्स के माध्यम से हम हमारे जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स को कवर करते हैं। इसमें
चाहे बच्चों को स्टडी मटेरियल देना है या डिफरेंट टाइप के हमारे कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस में बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और शुल्क भी बहुत ही नॉमिनल लेते हैं हम लोग। जो शुल्क है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको 2000 से लगा कर वो स्टार्ट होता है, और 9000 में तो हम MBA का जो डिस्टेंट मोड पर उनको एजुकेशन दे देते हैं। तो इतना सस्ता, चूँकि शासकीय विश्वविद्यालय है, हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा का प्रसार जितना अधिक हो और GR ग्रास एनरोलमेंट रेशो बढ़े। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम लोग, स्कूल लेवल पर कई लोग अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। हायर एजुकेशन में भी मैं लगभग 32 ईयर्स से हायर एजुकेशन में हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं रहा हूँ। मैंने देखा है ऐसा, कई लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर 1984 में किया था, सेकेंड ईयर फिर मेरी नौकरी लग गई तो हम कर नहीं पाए। तो ऐसे सब लोगों के लिए अवसर है, उनको हम ये कहेंगे कि नहीं, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एजुकेशन। और एक और बात यहाँ विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा दो माध्यम से, एक तो डिस्टेंस मोड पर दी जा रही है। जी सर, जो आप महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं मोड, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, पहले हम उनका प्रश्न ले लें, फिर ये हम इम्पोर्टेंट मोड्स के बारे में बात करेंगे। जी, बिल्कुल, नरेश साहू जी, आपका स्वागत है। कुछ कारणवश उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। आइए हम अनिल सर के उत्तर को जारी करते हैं। सर, आप मोड्स के बारे में बता रहे थे। मैं ये बता रहा था कि जैसे रेगुलर एजुकेशन होता है, किसी बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर पास कर लिया, फिर सेकंड ईयर में उसकी ये स्थिति हो रही है कि वो रेगुलर फिर से स्टडी नहीं कर पा रहा है। तो MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन देता है कि नहीं, आप सेकंड ईयर हमारे यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। साथ ही एक स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर इशू कर दिया है, यदि हमारा बच्चा कोई डिस्टेंस मोड पर पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर उसने पास कर लिया, सेकंड ईयर में वो रेगुलर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे भी अलाउ किया जाता है। तो इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसका हम सभी को फ़ायदा लेना चाहिए। जिन लोगों को कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप कंटिन्यू वो डिग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप भोज ओपन यूनिवर्सिटी आ जाइए। या भोज से करते हुए आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे तो फिर से रेगुलर मोड पर ही स्टडी करना है, तो वो बच्चा उधर भी स्विच ओवर कर सकता है। ये एक बड़ी सुविधा है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि हर वो तरीका आपके लिए लेकर आया जा रहा है कि आप अपनी किसी भी तरह पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, किसी भी तरह अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें, आपको छोड़ना ना पड़े। सर, आपने जिक्र किया था अनिल सर की रेशियो में काफ़ी चेंजेस आया। प्रवीण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो जब से ये डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा का प्रणाली चली है, तो तब से कितना अंतर देखने में आया है रेशियो में, कि पहले कितने बच्चे शिक्षित हो पाते थे और कितने बच्चे छोड़ देते थे, और अब क्या वो जो बच्चों का आंकड़ा जो था वो कम हो गया, जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा जी। जो अनिल सर ने भी कहा जी, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा विस्तार करना चाहूँगा ताकि दर्शकों को पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। जी। ये कंसेप्ट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की है। जी। ओपन में जो शिक्षा का स्वरूप है, उसका उद्देश्य है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग, सबसे वंचित वर्ग को भी हम इसमें शामिल कर सकें। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होकर आती है कि हम जो शिक्षा है उसे समावेशी स्वरूप में लेते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आज हमारे बीच में गांव के आखिरी किनारे पर रहने वाला बच्चा, बच्ची या वृद्ध कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा, जो जेल में कुछ किसी कारणवश, किसी अपराधवश जो हैं कैदी हैं वहाँ, और वो पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में जेल से बाहर निकलने के बाद कुछ बनना चाहते हैं, जिनमें सुधार की प्रवृत्ति है। या समाज का एक वर्ग है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है, ट्रांसजेंडर्स हैं जी। ऐसे ही दिव्यांग हैं जी। आज दिव्यांगों के बीच में एक तो पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, दूसरा दिव्यांगों के लिए पढ़ाने वालों की भी कमी है। तो ये एक समावेशी प्रणाली है जिसमें समाज के सभी वंचित और पिछड़े शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों को हम इसमें शामिल करते हैं। डिस्टेंस से तात्पर्य है कि आप किसी भी स्थान पर रहकर किसी भी समय पर पढ़ाई कर सकते हैं, समय का बंधन नहीं है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक उम्र की सीमा रहित, जेंडर रहित और समय की सीमा रहित एक शिक्षा प्रणाली है।
अब मैं आपकी बात पर आता हूँ जो आपने प्रश्न किया। 1995 में जब ये यूनिवर्सिटी कार्यशील हुई जी, उसके उसके बाद से अब तक बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं, ना केवल जो ग्रेजुएट लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एमएससी और एमबीए भी हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यहाँ लोगों को करा रहे हैं, और बिल्कुल नॉमिनल शुल्क पर, जैसा शर्मा सर ने कहा। इसमें शिक्षा में सर्टेनली अप्रोच बढ़ी है, और आज 3.5 लाख से अधिक छात्र रेगुलर एनरोल्ड हैं। रेगुलर से मतलब हमारे कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, और कार्यक्रम से उनका जुड़ने का एकमात्र तरीका केवल एनरोलमेंट ही नहीं, रेगुलर में उनको जो शिक्षण सामग्री दी जाती है वो हमारे यहाँ विशेषज्ञ जो अपॉइंटेड हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो विशेषज्ञ उस शिक्षण सामग्री को तैयार करते हैं जी। छात्रों की इच्छा के अनुरूप, छात्रों की क्षमता के अनुरूप, और उसी के बाद 13 दिन का हर सेशन में एक प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट क्लासेस लगती हैं। जैसे सर ने भी बताया, सेटअप है, सेटअप हमारे 11 रीजनल सेंटर्स हैं, उसके बाद 611 अध्ययन केंद्र हैं, ताकि प्रत्येक छात्र छात्रा को उसके 10 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में पढ़ने की सुविधा और एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। जी बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर रेगुलर और डिस्टेंस शब्द यूज़ किया था। सर मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को हम सबसे पहले ये क्लियर करें कि रेगुलर, ओपन और डिस्टेंस, इन तीनों ये जो प्रणाली है सर, इन तीनों के अंतर को एक बार, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ पर ओपन और डिस्टेंस की बात आ जाती है। रेगुलर तो फिर भी सबको समझ में आ जाता है। नहीं, आपकी बात बहुत सही है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इवन जो कई बुजुर्ग हैं जो आज पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। रेगुलर तो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपको नियमित रूप से शिक्षण संस्था में उपस्थित होना पड़ता है, और जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित पुस्तकें हैं उन्हीं के माध्यम से पढ़कर फिजिकल रूप से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जी। जो ओपन है, ओपन एक कंसेप्ट है, ओपन एक समावेशी प्रणाली है जिसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई जाति की सीमा नहीं है, कोई धर्म की सीमा नहीं है, कोई जेंडर की सीमा नहीं है। तो ये तो ओपन का कंसेप्ट, कोई भी इसमें किसी भी स्टेज पर किसी भी उम्र में शामिल हो सकता है। और जहाँ तक डिस्टेंस का है, डिस्टेंस से ये है कि आप शिक्षण संस्थान से दूर रहते हुए भी अपने स्तर पर, अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने परिवेश के अनुरूप जो आपको सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसे पढ़कर आप जो अध्ययन केंद्र है वहाँ जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये लगभग ये कह सकते हैं कि आज उच्च शिक्षा आपके द्वार, इस प्रणाली का यही सही व्याख्या है जी। उच्च शिक्षा आपके घर पर ही आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आप घर बैठे अपनी कोई भी डिग्री जो छूट गई है या फिर कोई भी ऐसा जो आप करना चाहते हैं कोर्स, वो बिल्कुल आप अपने घर पर बैठकर बिना कॉलेज जाए, यानी कि ऑफ कैंपस जैसे हम कह सकते हैं, बिना कॉलेज जाए भी आप उस डिग्री को ले सकते हैं। आइए समझते हैं अनिल सर से कि ये जो जी, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। कौशल किशोर जी भिंड से आप हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। हेलो जी, अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। मैम, मेरा प्रश्न ये है सर को जी, मेरा प्रश्न मैम ये है कि जैसे कि मैं एक डिग्री कर रहा था। जी जी, मैं एक डिग्री कर रहा था रेगुलर बेसिस पर, और किसी कारण से मेरा वो वहाँ पर डिग्री नहीं हो पाया और मुझे वो बीच में छोड़ना पड़ा। अब मैं उसको रेगुलर बेसिस पर नहीं करना चाहता, मैं डिस्टेंस पे लेना चाहता हूँ, क्या मैं उसको कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे मैडम ने पूछा ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब ओपन का मीन्स ये है कि हम लोग, वो लोग जो शिक्षा से किसी कारण से वंचित हो गए थे, या अपना कोई एक प्रोग्राम, जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीएससी में एडमिशन लिया हो या पीजी आप कर रहे हो और कहीं ऐसी स्थिति बनी कि आप लोग नहीं कर पाए, तो अब आप भोज ओपन यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होकर अपना प्रोग्राम कर सकते हैं जी। और साथ में एक ये भी सुविधा है कि मान लीजिए कि कहीं ऐसा हो जाए कि पढ़ते पढ़ते कहीं ये लगे कि नहीं अब तो हमें रेगुलर मोड पर करना है, तो वो भी शासन ने, उच्च शिक्षा विभाग ने एक सुविधा दी है
वो भी हम सारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कि अगर आप कोई भी कोर्स ओपन ली कर रहे हैं, यानी कि आप या फिर सर, क्या एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर जी। कोई बच्चा डिस्टेंस लर्निंग के पाठ्यक्रम के अनुसार वो कोई अपना कोर्स उसने लिया हुआ है और 1 या 2 साल के बाद उसका अगर मन कर रहा है कि नहीं मुझे रेगुलरली कॉलेज जाना है उसको, तो क्या वो रेगुलर कोर्स में उसे कन्वर्ट करवा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है, पर उसे ये करना होगा कि जैसे अभी ओपन डिस्टेंस मोड पर वो भोज ओपन यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम कर रहा है, अब उसको ये करना है स्टूडेंट्स को कि किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जिसे वो चिन्हित करें, चाहे इंदौर का DAV हो या उज्जैन से विक्रम यूनिवर्सिटी हो, या हम यहाँ भोपाल से देखें तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हो, और भी सुदूर में हम देखें तो हमारा जबलपुर का रानी दुर्गावती या रीवा की किसी यूनिवर्सिटी और वहाँ के एफिलेटेड कॉलेज से बिल्कुल वो रेगुलर कोर्स कर सकता है। जी, यानी कि आप किसी भी कॉलेज में अपने मन चाहे कॉलेज में भी आप दाखिला ले सकते हैं। हाँ जी। ऐसा कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं होगी कि आप यहाँ से कर रहे थे तो आप वहाँ पर ही अपने कोर्स को रेगुलर करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, आपसे मैं चाह रही थी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये जो पूरा पाठ्यक्रम है, ये जो पूरा डिस्टेंस लर्निंग का जो सिस्टम है, सर ये क्या है, ये कैसे चलता है कि बच्चा जब वो एडमिशन लेना चाहता है, एडमिशन से लेकर वो क्लासेस कैसे होंगी, कैसे मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ये पूरा विस्तार में समझाएं। जी, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। एडमिशन प्रोसेस हम लोगों की पहले तो जो स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलर कॉलेजेस की एडमिशन्स प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे अभी स्टार्ट है, जो बच्चे रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहते हैं, तो इन लोगों की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो नॉर्मली हम लोग अगस्त से करते हैं, जुलाई अंत या अगस्त से। वो ऐसे बच्चों के लिए करते हैं हम अपनी एडमिशन प्रोसेस जो रेगुलर में नहीं पढ़ना चाहते हैं या किसी कारणवश उन्हें रेगुलर कोर्स में मनचाहे मतलब जो प्रोग्राम था उसमें उसे एडमिशन नहीं मिला है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होता है और एडमिशन की प्रोसेस हमारी बहुत सिंपल है। MP ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है और फीस भी हमारे कोर्सेज़ की बहुत ही कम है। इसमें हमारे बहुत डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 60 टाइप्स के हमारे कोर्सेस हैं, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि प्रवीण सर ने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग जैसे जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं उनके लिए भी B.Ed का एक स्पेशल प्रोग्राम है, वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। इसके अतिरिक्त जो हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो जैसे MBA हो जाएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ डिप्लोमास वगैरह है, ये सारे कोर्सेज भी हम लोग ऑफ़र करते हैं। एडमिशन लेने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एडमिशन के बाद उसको एडमिशन के समय बच्चों को एक बात और यह भी तय करना होती है कि जो हमारे स्टडी सेंटर हैं, 611 स्टडी सेंटर्स हैं, उसमें से बच्चा जहाँ रहता हो, क्योंकि इतने अधिक संख्या में स्टडी सेंटर्स या कॉलेजेस होते नहीं हैं, पर हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप दिया है। तो बच्चा अपने घर के आसपास के किसी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टडी सेंटर्स को उसमें वो ऑप्ट कर सकता है। जब बच्चा स्टडी सेंटर ऑप्ट करता है तो हम लोगों का ये रहता है कि जो स्टडी मटेरियल है वो हम 2 तरह से अभी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक, हमने हमारी वेबसाइट पर पूरा स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है, बच्चा वो स्टडी मटेरियल वहाँ से एक्सेस कर सकता है। दूसरा, उसकी हार्ड कॉपी हम रीजनल सेंटर्स को भेजते हैं, रीजनल सेंटर्स के माध्यम से संबंधित स्टडी सेंटर को जाती है और वहाँ से वो बच्चा अपने स्टडी सेंटर से स्टडी मटेरियल प्राप्त कर लेता है। इसके बाद साल भर में 15 दिनों की कॉन्टेक्ट क्लासेस भी रहती है, वो डिफरेंट टाइम में संबंधित जो सेंटर्स रहते हैं वो बताते रहते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए भी जो हमारे विषय विशेषज्ञ रहते हैं, इसमें हम शिक्षण के लिए मदद उन्हीं की लेते हैं जो हायर एजुकेशन में ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों की मदद लेते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भी यही बात होती है, क्योंकि इतने अधिक कोर्सेस हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बहुत अधिक है, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी रहता है कि समय पर जो है पाठ्यक्रम तैयार करवाएं, बच्चों को उपलब्ध करवाएं। तो ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस रहती है। इसमें हम लोग हमारे जितने भी एकेडमिक फील्ड के प्रोफेसर्स हैं उसका बहुत डिटेल एक पैनल बनाते हैं और वो नेशनल वाइज भी होता है। कुछ हमारे प्रदेश के शिक्षाविद रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, कुछ बाहर के भी रहते हैं। तो उससे जब हमारा पूरा स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है उसको प्रिंट करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
जी, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल कि आप दूर रहकर आपके मन में बिल्कुल ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें कॉलेज नहीं जाना है, दूर रहकर या अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, है ना? तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टडी जी। अभी यहाँ पर हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं फिर से। अमन कौर, आप भिंड से जुड़े हैं हमसे, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना प्रश्न करें। मुझे पूछना था कि मैं अभी एक डिग्री कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, और मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी के अलावा डिग्री करूँ बुक की डिस्टेंस पर, मैं कर सकता हूँ? अमन जी, अपना प्रश्न आप फिर से दोहरा दें, हमें ठीक तरीके से आपका प्रश्न नहीं मिला है। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैं एक डिग्री कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी से, मैं दिवाली से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से कर सकूँ, मतलब डिस्टेंस में। अमन जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। यूजीसी ने अभी 1 साल पहले ही गाइडलाइन इशू की है और हम लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये हो रहा है कि अगर स्टूडेंट 2 डिग्री एक साथ करना चाहता है तो वो भी अलाउ है, और भोज ओपन यूनिवर्सिटी उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप रेगुलर मोड पर किसी एक विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरी आपको डिग्री लेना है या डिप्लोमा लेना है या सर्टिफिकेट लेना है, वो आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भोज ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अमन जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। प्रवीण सर, मैं एक बात, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है, शायद ये लोगों को एक तरीके का भ्रम है या फिर कहें गलत जानकारी है, कि ये बात अक्सर सामने आती है कि ऑनलाइन कोर्सेज कहें या फिर कहें ओपन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है इन्हें कम आंका जाता है, तो क्या ये सही है या फिर उनकी भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी रेगुलर कोर्सेज की? नहीं, ये जितने कोर्सेज आज भोज ओपन यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है, ये सारे यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं जी, और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं। चाहे आप एमएससी लें, एमएससी भी भोज ओपन यूनिवर्सिटी करा रहा है, और एमबीए भी करा रहा है, एमकॉम भी करा रहा है, और बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो करा है। सबकी मान्यता समकक्ष है, कहीं कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर अनिल सर के उसमें ऐड करना चाहूँगा कि भोज ओपन यूनिवर्सिटी से यदि कोई भी छात्र किसी कोर्स में एनरोल होता है जी, तो सामान्यतः यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर यूनिवर्सिटी हैं उसमें उस छात्र या छात्रा को माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है पूर्व की संस्था से जहाँ से वो पढ़ा है। भोज ओपन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बंधन रहित है, और यहाँ आप एक डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं जो विधि मान्य आपको यूजीसी ने अनुमति दी है। जी बिल्कुल। दर्शकों, अक्सर देखा जाए तो लोग बड़े परेशान होते हैं टीसी के लिए, माइग्रेशन लेटर्स के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी अच्छा प्रावधान है कि आपको ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। आप बिल्कुल इन बिना सर्टिफिकेट्स के बिना भी आप कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, अपने पाठ्यक्रम को आप जारी भी कर सकते हैं। सर, यहाँ पर अनिल सर ने हमें बताया कि किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ एग्ज़ाम सिस्टम को कैसे सेट किया हुआ है, किस तरह बच्चे अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं? सबसे पहले तो जो बच्चा एनरोल होके जिसका एडमिशन हुआ है और उसको एक स्टडी सेंटर आवंटित हुआ है, उसके बाद उसको लर्निंग मटेरियल और उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाती हैं उसके स्टडी सेंटर से। जी, विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर को देता है, रीजनल सेंटर उसको बच्चों तक पहुंचाने का या छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है जी, शिक्षा के उसके स्टडी सेंटर के माध्यम से। इसके बाद कुछ कॉन्टैक्ट और प्रैक्टिकल क्लासेस रहती हैं एग्ज़ाम के शेड्यूल से पहले, जो कि ऑनलाइन डिक्लेयर किया जाता है। उस शेड्यूल में 13 वर्किंग डेज हैं, बेसिकली एक्चुअली 15 दिन है, 2 संडे अगर आप हटा देंगे तो 2 सप्ताह का है, तो टोटल 13 दिन हम प्रैक्टिकल क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे छात्र वाकई में जब फील्ड में जाएगा या कहीं जॉब में जाएगा तो वो अपने आप को किसी हीन भावना से ग्रसित ना पाए और उसे उतना ही व्यवहारिक और थ्योरेटिकल ज्ञान हो जितना एक सामान्य यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे को होता है। जी, इसके बाद फिर हम सारा यहाँ से जो इसका यूनिवर्सिटी से जो वेबसाइट पर मटेरियल अपलोड हुआ है जी, वो स्टूडेंट को उपलब्ध कराने के बाद पूरी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस समय चाहे पढ़ सकता है।
अब वो सेशन में कंप्लीट होने के पहले कुछ आंसर बुक हैं जो उसको उत्तर पुस्तिकाएं जो उसको लगातार पढ़ाई वो जारी रखे, ये सुनिश्चित करने के लिए जी जी उसके आंसर बुक्स असाइनमेंट के रूप में सबमिट करनी होती है। उनका मूल्यांकन होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और फाइनली वो स्टडी सर सेंटर माफ पर ही। कीजिएगा, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, इस उत्तर को हम जारी करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। जी आप स्वागत है। जी माफ़ी चाहती हूँ, संपर्क हमारा टूट गया है। सर के प्रश्न को हम, जो मेरा प्रश्न था उसके उत्तर को जारी रखेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पर वक्त हो गया है आप सभी को पर्यटन पर लेकर चलने का। जी हाँ, तो चलिए, मौसम भी इतना अच्छा है तो क्यों ना साथ में कहीं हरियाली के बीच घूमकर आते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ आज हम आपको पर्यटन पर लेकर जा रहे हैं। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुंदरता को निहारना और घने जंगलों के बीच सन्नाटे की आवाजों को सुनना बड़ा ही रोमांचक अनुभव हुआ करता है। नीरवता में जीव जंतुओं की आवाजें और अलसुबह तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट के साथ नींद से जागना तरोताजा कर दिया करता है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीव जंतुओं और जैविक विविधता के साथ प्रकृति के ऐसे ही अनोखे रूप अक्सर देखने को मिला करते हैं। नैसर्गिक सुंदरता यहाँ अपने अलग अलग रंगों में सचमुच बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसे कान्हा जोन, किसली जोन, मुक्की जोन और सरही जोन में बांटा गया है। मैकॉल पर्वतमाला की हलोन घाटी और बंजर घाटियों के घने जंगलों में यहाँ तरह तरह के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को फलने फूलने का मौका मिला करता है। 1930 के दशक में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बाद में बाघों के संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी हासिल हुआ। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक की पृष्ठभूमि भी कान्हा के ही घने जंगलों से प्रेरित है। कान्हा के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग पिछली कई पीढ़ियों से जीव जंतुओं और जंगलों के संरक्षण में भी सक्रिय रहे हैं। बाघों के अलावा यहाँ बारहसिंघा, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भालू, चिकना पानी कुत्ता और भारतीय अजगर जैसे जीवों को भी संजोया गया है। वास्तव में तो 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां, 43 स्तनपायी, 26 सरीसृप और 500 से अधिक कीट प्रजातियां इस जैव संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं वनस्पति में साल और बांस के वन क्षेत्र यहाँ की खासियत है। इसी प्रकार 10 तरह के पुष्पधारी पौधों की 850 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। दरअसल इस जैविक विविधता को संरक्षित करने में स्थानीय निवासियों का भी वन विभाग के साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाम भले ही कान्हा टाइगर रिजर्व हो, लेकिन अगर कान्हा के किसी एक जीवन को चुनने को कहा जाए तो वो निस्संदेह बारहसिंघा होगा। बड़े भूरे रंग का हिरण प्रजाति का ये जंतु दुनिया में केवल कान्हा में ही पाया जाता है। 20 साल पहले ये लुप्त प्राय हो गया था, पर विशेष प्रयासों का नतीजा है कि कान्हा के जंगलों में एक बार फिर ये बड़ी संख्या में कुलांचे भर रहा है। झुंडों में विचरण करने वाले बारहसिंघा का भोजन हरी भरी घास हुआ करता है। नर बारहसिंघा अक्सर मादा बारहसिंघा को लेकर आपस में लड़ा करते हैं और इस टकराव में वे अपने अनोखे सींगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया करते हैं। समूची दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बाघ माने जाते हैं। ताजा गणना के बाद देश के 50 टाइगर रिजर्व में अब तक 3000 से ज्यादा बाघ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश को तो बाघों का ही घर माना जाता है। मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या करीब 526 है। केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में ही 80 से ज्यादा बाघ हैं। इन्हीं में रॉयल टाइगर को देखने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बेहतरीन स्थल माना जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से भी इन बाघों के रहने के लिए मध्य भारत और कान्हा का ये वन क्षेत्र आदर्श और अनुकूल माना जाता है। एक समय था जब बाघों की संख्या चिंताजनक रूप से कम हो गई थी, लेकिन कान्हा सहित देश के अन्य टाइगर रिजर्व में किए गए प्रयासों के नतीजे सामने आए और एक बार फिर देश भर के टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ गूंजने लगी। कान्हा में बाघ और बारहसिंघा के अलावा
ढेरों अन्य जीव जंतु भी हैं। इन्हीं में से एक है गौर यानी इंडियन बाइसन। ये झुंड में रहा करते हैं। घुटनों से नीचे मोजे की तरह व्हाइट सॉक्स इनकी विशिष्टता रहा करता है। इनके एक समूह में एक नर हुआ करता है। इनके अलावा कुलाचे भरते हिरण और नील गाय कान्हा में जगह जगह दिखाई दिया करती हैं। जीव जंतुओं को देखने के साथ ही जंगल में फैले हरे भरे मैदान, दूर दूर तक फैले जंगल और उसकी महकती ताजा हवा यहाँ की सैर का मजा ही अलग कर दिया करती है। तो दर्शकों, अभी हमने आपके साथ घूमा कान्हा नेशनल पार्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नेशनल पार्क की सैर पसंद आई होगी। तो आइए, हमने जब हम आपके साथ पर्यटन पे जा रहे थे उसके पहले हम जो डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसके एग्ज़ाम सिस्टम को समझ रहे थे। उसको 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया था। असाइनमेंट, अनिल सर इस उत्तर को कंटिन्यू करेंगे। सर, मैं चाहूँगी कि आप इन तीनों चीज़ों को, तीनों पार्ट्स को विस्तार में हमारे दर्शकों को समझाएं। जैसे पूर्व में प्रवीण जी ने बताया कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमने स्टडी मटेरियल भेज दिया। ये अपेक्षा रहती है कि बच्चे स्टडी मटेरियल से स्वयं अध्ययन करें, ये मतलब एक फोकस चीज़ रहती है। दूसरा ये है कि कॉन्टेक्ट क्लासेस रहती है, वो 15 डेज़ की रहती है। जो बच्चों ने स्टडी सेंटर ऑप्ट किया है उस पर जाकर वो क्लास भी अटेंड करेगा और वो सुविधाजनक तिथि रहती है। ऐसा नहीं रहता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो या उन लोगों को, क्योंकि सीनियर लोग भी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से हमारा एजुकेशन लेते हैं, तो सीनियर लोगों को भी यहाँ कोई पे मैं आपको असुविधा पुनः ना हो। रोकना चाहूंगी क्योंकि कॉलर हमारे साथ भिंड से जुड़े हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। हेलो मैम, मेरे 2 प्रश्न हैं सर से। एक प्रश्न है कि कोई भी डिग्री अगर हम करते हैं तो पहली बार सॉरी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी ने एमए किया जी, ठीक है, और वो क्या बीएड के लिए उसको जो कोर्स करना होगा अगले साल, तो 2 वर्ष का होगा या 1 वर्ष का होगा? जी, आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्या हम एक सर्टिफिकेट और एक डिग्री साथ में कर सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, आपका प्रश्न अच्छा है। आपका जो बीएड प्रोग्राम होगा वो अगर आपने पीजी भी किया हुआ है तो भी वो 2 इयर्स का ही होगा। 1 इयर्स का जो है बीएड अब एनसीटी अलाउ नहीं करती, पहले कभी एनसीटी अलाउ करती थी। और जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि हम लोग 2 डिग्री एक साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं आप और प्राप्त भी कर सकते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी है, हमारी डिग्री वेल रिकॉग्नाइज है, शासकीय विश्वविद्यालय है। और कहीं पर भी मैडम ने एक प्रश्न बीच में किया भी था, प्रवीण सर ने उसको रिप्लाई भी किया था कि डिग्री की मान्यता के बारे में क्या, तो ये हम कोई भी भ्रम नहीं पालें। डिग्री हमारी एट पार होगी, चाहे आपने रेगुलर मोड पर एजुकेशन किया हो या डिस्टेंस मोड पर। आप पीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। तो ये डिग्री में कोई भेद नहीं है। तो बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग डिग्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि वो कोई एक सर्टिफिकेट साथ में करना चाह रहे हैं और एक कोर्स भी, कुछ ऐसा प्रश्न उन्होंने किया था। ये बिल्कुल है। ये बहुत अच्छी बात भी है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज जो रहते हैं वो स्किल्ड बेस्ड रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज की एक लंबी लिस्ट भी है, वेबसाइट पर भी अपलोडेड है। इसमें बच्चे जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और हम लोग उसका एक सर्टिफिकेट उन बच्चों को इशू करते हैं। तो आपकी बात को मैं पूरा करना चाहूँगा। जी हल्का सा कन्फ्यूज़न किसी के भी मन में अगर है तो यहाँ दूर कर दूँ। जैसे अभी आपने प्रश्न किया कॉलर ने कि वो एक एमएड है, एमए हैं और बीएड करना चाहते हैं, तो वो तो हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप केवल डिस्टेंस में ही एनरोल्ड हैं तो डिस्टेंस में भी आप एक डिग्री कोर्स के साथ एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। भोज ओपन यूनिवर्सिटी से भी 2 कोर्सेज एक साथ करना विधि मान्य है जी। अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप एक कोर्स कर रहे हैं, भोज से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रहे हैं, उसकी भी उतनी ही मान्यता है। तो 2 रेगुलर और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में, ओपन यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज एक साथ वो आप कर सकते हैं। अपना समय
बचाकर बचाने। कैरियर में और आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ साथ आप यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग में भी कोई सा कोर्स कर सकते हैं, प्लस आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए स्टूडेंट जो एक विद्यार्थी होता है उसके लिए समय बड़ा ही कीमती होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी समय की बचत ही हो रही है। तो कितने फ़ायदे आपको इसके मिलने वाले हैं आप समझ सकते हैं। हम एग्ज़ाम सिस्टम को समझ रहे थे, सर ने हमें असाइनमेंट का पूरा जो दृश्य है वो समझा दिया था। सर इसके आगे का आप हमें बता रहे थे। इसके बाद जो आता है कि जैसे हमारे कुछ साइंस के कोर्सेस हैं, कुछ और भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें स्टूडेंट को प्रैक्टिकल्स करना आवश्यक रहता है। तो वो प्रैक्टिकल क्लासेस भी जो है हमारी स्टडी सेंटर पर कंडक्ट होती है। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने के बाद कई बार हम लोगों की यह स्थिति भी बनती है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो पूरी हमारी थ्योरेटिकल हो जाती है, उसके बाद भी करवा लेते हैं। कई बार ये रहता है कि थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले ही हम प्रैक्टिकल करवा पाएँ, यदि कुछ कारण बन जाते हैं ऐसे, तो हम एग्ज़ामिनेशन जो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन है उसके बाद करते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट रहेगा थ्योरी एग्ज़ामिनेशन, तो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन में जो रेगुलर मोड पर जिस तरह से परीक्षा में बच्चे सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भोज ओपन यूनिवर्सिटी में भी होना होता है। हम ये कंसेप्ट नहीं रखें कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो प्रश्न पत्र जो है हमें घर बैठे मिल जाएगा और घर बैठे हम उसका उत्तर लिख सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जो रेगुलर मोड पर जिस तरह से हम पूरी पवित्रता के साथ एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं, अपनी आंसर बुक हम लिखते हैं, वही प्रक्रिया पूरी रहती है। और इसके बाद तो कई चीज़ें हमारे प्रवीण जी ने आपको बताई ही है। जी बिल्कुल। तो जो भी विद्यार्थी आज का हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और उनका जो भी आज यहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा है डिस्टेंस लर्निंग को लेकर, तो आप बिल्कुल भी ये मन में डाउट मत रखिएगा कि जिस तरह आपका पूरा कोर्स ऑनलाइन चल रहा है या फिर डिस्टेंस लर्निंग के जो तरीके उस तरीके से चल रहा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप घर बैठे आप लिख सकें। आपको बाकायदा जो आपके सेंटर्स हैं आपको वहाँ पर आना होगा। जिस तरीके से आपके रेगुलर कोर्सेज में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उसी तरह आपका डिस्टेंस लर्निंग या फिर कोई भी अगर आप ओपन कोर्स कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम भी बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि आपके रेगुलर कोर्सेज का होता है। ताकि और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इसका जो सर्टिफिकेट, ये जो डिग्री है, इसको एकदम बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल उसी स्तर पे लिया जा रहा है जो कि रेगुलर कोर्सेज के को लिया जाता है। यही एक कारण है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कोई भी ढील नहीं होती है। तो आपको पढ़ना तो ईमानदारी के साथ ही होगा। और देखिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं बच्चों, पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है, पूरा जो कंटेंट होता है, जो सिलेबस होता है, उसके हिसाब से पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। पूरी कोशिश करी जाती है कि आप अपने उस स्टडी मटेरियल को प्रॉपरली पढ़ें, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं आपसे वो असाइनमेंट्स करवाए जाते हैं कि आपका उस कोर्स के साथ एक कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त अपनी बुक खोल रहे हैं और पढ़ के जाकर एग्ज़ाम दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको असाइनमेंट्स बिल्कुल मिलते रहेंगे और असाइनमेंट के चलते आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। प्रवीण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग है, यहाँ पर आप घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इंट्रीगेटेड कोर्सेज जो होते हैं, तो यहाँ पर मैं समझना चाहती हूँ कि क्या फ़ीस में भी कोई अंतर आता है? फ़ीस भी शायद इन कोर्सेज की कुछ कम होती है बजाय रेगुलर कोर्सेज के? रेगुलर कोर्सेज में तो हर यूनिवर्सिटी का, हर शिक्षण संस्थान का, ऑटोनोमस कॉलेज का अपना फ़ीस स्ट्रक्चर है जी। लेकिन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इसमें इस कोर्स में आने वाले छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो 18 साल का बच्चा भी हो सकता है और 75 साल का वृद्ध भी हो सकता है जी। हर एक की अब कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का 2000 रुपये से फ़ीस से स्टार्ट होकर MSc और MBA की फ़ीस 9000 रुपये रखी गई है। अमूमन जो हमारे डिग्री कोर्सेज़ हैं उसकी फ़ीस 6800 रुपये इस सीमा में रखी गई है। जी। तो यहाँ पर सर ने आपको फ़ीस के बारे में भी बता दिया है। आइए अब चलते हैं और समझते हैं कि डिग्री जब आपको चाहिए, आपने पढ़ाई कर लिया, आपने कोर्स में एनरोल कर लिया, आपने पढ़ाई कर ली, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, और जब बारी आती है आपकी डिग्री की, तो डिग्री के लिए भी क्या वैसे ही हमें अप्लाई करना होता है जब जिस तरह हमें सामान्य डिग्री लेने के लिए करना होता है? अनिल सर, मैं चाहूँगी आप। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही करना होता है। जैसे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन्स आपका MP ऑनलाइन के थ्रू हो गया, घर बैठे आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया था, उसी तरह से बच्चे यदि डिग्री लेना चाहते हैं, जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसकी,
जी। वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री फीस रहती है 200 रुपीज़, वो भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और अपना एड्रेस, जिस एड्रेस पर वो डिग्री चाहते हैं, जी। तो ये सबमिट कर देंगे तो हम उनको बच्चों को ऐसे हमारे जो स्नातक हैं या जिनको सर्टिफिकेट कोर्स मिला है या जिन्होंने पीजी किया है, उनके जो आवेदन में भरा हुआ जो उनका एड्रेस है, जी। उस एड्रेस पर उसको उपाधि भेज दी जाती है। जी सर, ये जो डिस्टेंस लर्निंग का जो कोर्स होता है, इसमें जो टीचर्स होते हैं, क्या ये वही टीचर्स होते हैं जो रेगुलर कोर्सेज में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं? हाँ, केवल इसमें अंतर इतना है कि रेगुलर क्लासेस में जो टीचर्स हैं, क्लासरूम टीचिंग होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ जी। कि हम लोगों ने एक यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल बना के रखा हुआ है। उसमें 800 से अधिक लेक्चर्स और ऑडियो जो है वो अपलोडेड है। बच्चे जब चाहें, जब उनको सुविधा हो, रात के समय, सुबह, दोपहर में, वो अपना लेक्चर्स जो है, जिस विषय का वो सुनना चाहते हैं, जो उनसे संबंधित है या देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। ये कंटेंट जो हमारा तैयार करते हैं, ये वही प्रोफेसर्स होते हैं जो रेगुलर मोड पर जो है क्लासेस नियमित रूप से लेते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं पर भी अंतर आप नहीं देख सकते। प्रवीण सर, मैं जानना चाहूँगी कि काफ़ी कुछ देखिए चैलेंजेस आते होंगे जी। तो वो किस तरीके के होते हैं, वो भी मैं चाहूँगी कि अगर कोई डाउट हो तो बच्चों को, तो वो भी यहाँ पर आज के हमारे कार्यक्रम के चलते वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो चैलेंजेस हैं वो भी आप यहाँ पे बच्चों के लिए मैं क्लियर आपसे करें। अनुरोध करना चाहूँगा, चैलेंजेस को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे आप? जी। किस तरह के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं? बहुत बार बच्चों को एडमिशन लेने में दिक्कत आती है, जो कि आपने बताया कि सारे इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं, तो कई बार बच्चे को नॉलेज नहीं है, वो नहीं एसेस कर पा रहा है मटेरियल, तो क्या कोई ऐसी सुविधाएं भी? मैं आपको बताना जी। चाहूँगा। सबसे पहले तो जो फॉर्म भरते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है, सारा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से है। आप खुद भी कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर जगह जगह एमपी ऑनलाइन के कियोस्क खुले हुए हैं। यदि जी। आपके पास घर में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क को अप्रोच कर सकते हैं, जो जी। बहुत नॉमिनल शुल्क 20 या 25 रुपये लेकर आपको सुविधा प्रदान करते हैं। जी। जहाँ तक स्टडी मटेरियल का सवाल है, हमने यूट्यूब पर भी 800 से अधिक कोर्सेज का मटेरियल अपलोड किया हुआ है, जैसा अभी अनिल सर ने बताया। जी। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, जी। उस पर भी सारा स्टडी मटेरियल अपलोडेड है। जी। अगर किसी के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, कंप्यूटर उपलब्ध है, ऑनलाइन देखना चाहे ऑनलाइन देख सकता है। उसके साथ साथ हम जो विभागीय स्तर पर जो उच्च शिक्षा का, जो उच्चतर गुणवत्ता का जो स्टडी मटेरियल हमने तैयार करके प्रिंट कराया है, वो छात्रों को स्टडी सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया है। जी। स्टडी सेंटर पर एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड है। स्टडी सेंटर नॉर्मली किसी शिक्षण संस्थान को ही बनाया गया है। अगर ये चाहें, किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है, जी। वहाँ जाके भी कोऑर्डिनेटर से समन्वय कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि कई बार एटीकेटी बच्चों की आ जाती है, और वो क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा एटीकेटी आ जाती है तो आप नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकते हैं, तो इस सवाल का मैं चाहूँगी अनिल सर आप उत्तर दें। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। यदि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में बच्चा फेल हो जाएगा जी। तो उसको वो क्लास रिपीट करना होती है, जैसा कि रेगुलर मोड पर भी यही होता है। और बच्चों को ये तो है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस की स्थिति न आए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। पर आपने जैसे बताया कि चैलेंजेस की बात है, ये बात सही है। दूरस्थ शिक्षा जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार उनको जानकारी नहीं रहती है जी। कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होना है। जी। एक बार बच्चा रजिस्टर्ड हो गया तो कई बार हम लोगों के पास पुराने केस भी निकल कर आ जाते हैं। बच्चा कहता है कि सर हमने तो वो एग्जामिनेशन दिया था, हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं निकला। ऐसी कई तरह की जानकारी भी आती है। इस बार से हम लोगों ने बहुत नई चीज़ जो है वो लागू किया। वो ये किया कि ऐसा बच्चा जिसको कोई जानकारी नहीं थी कि एग्जामिनेशन का फॉर्म भी हमें सबमिट करना है और वो किन्हीं कारणवश फॉर्म नहीं भर पाया, तो हमने एक ऑर्डर पास कर दिया। उसमें ये किया कि जिस बच्चे ने एडमिशन ले रखा हो जिस भी कोर्स में, जी। वो जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए। जी। फिर एग्जामिनेशन चल रही है, बीच में गैप रहता है, वो जाकर अपना एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भी सबमिट कर सकता है। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम लोग शिक्षा मतलब दिल से देना चाह रहे हैं बच्चों को। कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश यदि छूट रहा हो
तो हम उसका हाथ पकड़कर उसको शिक्षा के स्ट्रीम में लाना चाह जी रहे हैं। सर, मैं यहाँ चाहूँगी कि यहाँ पर आप जो फ्री एजुकेशन है, फ्री ट्यूशंस जो प्रोवाइड करी जा रही हैं, उसके बारे में भी आप जिक्र करें। फ्री ट्यूशंस का तो जो हम लोगों की फीस है जो अनरिजर्व्ड और अनप्रिविलेज्ड कैटेगरीज हैं उनके हाँ, लिए। जी वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम लोगों की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल फीस है। और फीस के संबंध में जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, या जैसा कि प्रवीण जी ने बताया आपको, डिसेबल्ड बच्चे, और साथ में जो दूसरे हमारे जो जेल में कैदी लोग बंद हैं, उन लोगों को हम लोग फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और अभी पहले से कुछ बताना ठीक नहीं है, पर हम लोग कोई स्कॉलरशिप की स्कीम के संबंध में भी कुछ ऐसा हम लोगों का प्रस्ताव चल रहा है। जल्द ही उस पर बड़े स्तर पर कोई निर्णय होगा, जिससे हमारे सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आवश्यकता है उनको किसी प्रकार की मदद मिल पाएगी। सृष्टिका जी, थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करना जी, बिल्कुल चाहूँगा। जैसे आपने बताया, जो फ्री एजुकेशन है, जी इट्स टोटली फ्री फॉर जेल इनमेट्स एंड ट्रांसजेंडर्स। जी और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको ट्यूशन फीस 100% माफ़ है। जी बिल्कुल, इससे ये कितनी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं, अगर सर मैं गलत नहीं तो हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि हर किसी को शिक्षा मिल सके, हर दूर दूर तक। और हर व्यक्ति यहाँ पर देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पे जो उम्र का दायरा है वो भी हर चीज़ को पार करके बस शिक्षा ही शिक्षा हर जगह पहुंचाना एक उद्देश्य है। चाहे आप कहीं दूर बैठे हो, चाहे आपकी उम्र पढ़ाई की निकल गई हो या नहीं निकली हो, चाहे आप बहुत धीमी गति से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एक जो पॉलिसी है कि अगर आपकी 80 KT भी आई है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो भी आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। सर मैं सही बोल रही हूँ? नहीं, उसमें ऐसा है कि जी। एटीकेटी अगर एक सब्जेक्ट में है जी तो जा सकता है तो बच्चा। अगर दो एक सब्जेक्ट से में आ अधिक जाती है है तो फिर वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, जी। उसको वो एग्जामिनेशन पास करना होगी। एग्जामिनेशन पास करना होगा, तभी आप दूसरे उसमें जा सकते हैं। सर और भी मैं चाहूँगी कि जो फ्यूचर में अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत आने वाले हैं, ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। अभी हम लोगों ने भोज ओपन यूनिवर्सिटी में कई चीज़ें हम लोगों ने सोची कि प्रोफेशनल जो हमारे कोर्सेस हैं वो भी प्रारंभ किए जाए, और वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड हो, जिससे कि उन बच्चों को वो डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें मैनेजमेंट के हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डेटा साइंस पर हमने स्टार्ट किया है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट पर भी हम लोगों ने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज हैं हमारे, ये लगभग संख्या हमारी 13 डिप्लोमा सेंटर्स हैं। पर इसमें जो सीट्स है हमारी, वो सीट्स का लिमिटेशन है, क्योंकि AICTE से अप्रूवल लेना होता है। तो इन कोर्सेज़ की सीट जो है, जो AICTE अप्रूव करता है, AICTE में जब हम इसका अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो हमें दिखाना होता है कि इन हाउस हमारी फैकल्टी कितनी है। फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही उन लोगों ने हमें सीट्स दी है। साथ में सेंटर्स को भी लिमिट किया है, जैसे हमारे 611 सेंटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे जो AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज हैं सभी सेंटर में चलेंगे। ये हमारे जो चयनित सेंटर्स रहेंगे, जिनकी अधिकतम संख्या 5 है, उसमें ये कोर्सेज संचालित होंगे। एक बात अपनी चर्चा में बार बार आ रही है कि आज का जो समय है बच्चों का स्वरोजगार का भी है, अपना स्किल डेवलप करने का भी है। भोज यूनिवर्सिटी वह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। यदि बच्चा रेगुलर मोड पर या अन्य किसी भी मोड पर अपना अध्ययन कर रहा है तो वो हम लोगों के साथ आकर प्रोफेशनल कोर्सेज में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वो कर सकता है, जिससे कि वो स्वयं का रोज़गार स्थापित करे, या उसे कहीं मान लीजिए कहीं रोज़गार भी प्राप्त करना हो तो ये पाठ्यक्रम उनके लिए बहुत ही सहायक और उपयोगी रहेंगे। यानी कि हर तरीके के हर जो नए नए कोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पर पाठ्यक्रम में, कोर्स में लेकर आया जा रहा है, ताकि आप सभी तरीके के कोर्सेज कर सकें डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से भी। और दर्शकों, जाते जाते मैं आप सभी को एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि जो आप हेल्पलाइन, एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी जाकर सारी जानकारियाँ ले सकते हैं।
www.mpbou.edu.in। जी हाँ, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी आप जो कोर्सेज हैं उनको एसेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इन दोनों ही माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करें और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से जो भोज यूनिवर्सिटी का है। और मैं अनिल सर को, जी सर आप कुछ कहें? एक बस अंत में एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। जी। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम दिव्यांगों को भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ दिव्यांगों को पढ़ाने वाले जी। वर्ग के भी विकास की पूरी प्रक्रिया जारी है। जी। भोज यूनिवर्सिटी एक ऐसा गौरवशाली संस्थान है जी। जो दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड कराता है। जी जी। और जिसको पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से पढ़ के आदमी कहीं भी जॉब प्राप्त कर सकता है। जी। क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए कि यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में है। सर आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का अंक पसंद आया होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।